अब आज हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक ग्रोथ क्या होता है। मैं तुम लोगों को क्या बोला था कि कभी भी ग्रोथ पढ़ेंगे तो ग्रोथ में कितना ध्यान देना ना, ग्रोथ में कितना चीज़ों को शामिल किया जाता है, 2 चीज़ों को। सबसे पहले देखा जाता है वृद्धि को और दूसरा देखा जाता है किसको, कोशिका विभाजन को। तो बेसिक ग्रोथ में सबसे पहले तो कितना चीज़ शामिल है, 2 चीज़। सबसे पहला क्या बोला हूँ मैं, वृद्धि, और दूसरा क्या बोला हूँ मैं तुम्हारा, कोशिका विभाजन। क्या होता है, कोशिका विभाजन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत है? असल में होता क्या है, मान लो ये कोई एक कोशिका है, ठीक है ना, तो ये कोशिका में क्या होगा, पहले वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि होगा। इसमें जितने भी क्या रहेंगे, कोशिकांग रहेंगे, उनका क्या होगा, द्विगुणन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगुणन हो जाएगा, ठीक है ना। और द्विगुणन होने के बाद इसका क्या होता है, विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभाजन। यहाँ तक क्लियर है। तो 2 चीज़ें शामिल रहते हैं और इसी के कारण ही क्या हुआ है, एक छोटे से कोशिकाओं से, ठीक है ना, एक संपूर्ण मनुष्य के शरीर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। क्लियर है। एक कोश की जीवों से बहुकोश की जीवों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। कुछ जीवों में, ध्यान से समझना, कुछ जीवों में जो तुम्हारा सेल डिवीजन ही है, सेल डिवीजन है, वही क्या कहला जाता है, रिप्रोडक्शन। क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन। जैसे कि अमीबा है, ठीक है ना, अमीबा है। अमीबा जो रहता है, अमीबा का मान लो, ध्यान से समझना, कोशिका विभाजन हो रहा है तो उसके साथ साथ वो 2 संतति कोशिका भी बन रहा है, तो उसका जनन भी हो गया। क्लियर है कि नहीं। तो ये वाला कहानी रहता है कुछ जीवों में, और कुछ जीवों में, उदाहरण याद रख सकते हो किसका, अमीबा का। किसका, अमीबा का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो बेसिक ग्रोथ में कितना चीज़ शामिल है, 2 चीज़, एक वृद्धि और दूसरा कोशिका विभाजन। ये चीज़ आ सकता है, क्लियर है ना। और ये चीज़ ये आ सकता है कि सेल डिवीजन को ही हम लोग रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, लेकिन किसमें, केवल और केवल एक कोशिकी जीवों में। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दे दिए थे, किसके बारे में, सेल साइकिल के बारे में। क्या होता है सेल साइकिल, ध्यान से समझो। सेल साइकिल के बारे में जब डिटेल पढ़े थे, ठीक है ना, तो क्या बताया था कि जो सेल साइकिल होता है, ठीक है, उसको हम लोग मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में। सबसे पहला रहता है आपका कौन सा फेज, इंटरफेज। कौन सा फेज रहता है, इंटरफेज, अंतरावस्था बोला था मैं, ठीक है। और दूसरा फेज होता है कौन सा आपका, एम फेज। क्या होता है, एम फेज। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, अंतरावस्था, और दूसरा होता है तुम्हारा एम अवस्था। क्या होता है, एम अवस्था, अंतरावस्था, ठीक है ना। और ये क्या होता है, एम फेज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एम अवस्था। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक सेल साइकिल में क्या क्या चीज़ शामिल होता है, पहले तो परिभाषा कभी आ जाएगा सेल साइकिल का, तो क्या बोलोगे, ठीक है। सेल साइकिल वह प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें कोशिका का क्या होता है, ग्रोथ होता है। सबसे पहले चीज़ होता है क्या, कोशिका का ग्रोथ, ये चीज़ याद रहेगा। दूसरा इसमें क्या होता है, जितने भी, ठीक है, क्या बोलना चाहिए, सेल के संगठक कण हैं, ठीक है ना, जैसे कि क्या क्या है तुम्हारा, डीएनए है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सब का क्या होता है, द्विगुणन होता है। क्या होता है, द्विगुणन, ठीक है। तो कुछ कोशिकांग का क्या होता है, कोशिकांग का निर्माण होता है, ठीक है ना। अच्छा, और सबसे ज़्यादा एस फेज में क्या होता था, डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ एक सेल साइकिल में क्या होता है, सेल डिवीजन। क्या होता है, सेल डिवीजन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो एक सेल साइकिल में क्या क्या चीज़ शामिल रहता है, मैं आप लोगों को बताया था ना कि एक सेल साइकिल ऐसा है कंप्लीट। तो ये देखो, ये जीवन अवस्था, ये एस अवस्था है, सॉरी हाँ, ये जीवन अवस्था है। एक मिनट को थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी जैसे। देखो, ये जीवन अवस्था, ये एस अवस्था, ये G2 अवस्था और ये एम अवस्था। तो कोशिका का क्या होता है, यहाँ पास बोला हूँ, वृद्धि होता है। यहाँ डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। जितने भी कोशिकांग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उन सभी का यहाँ पास क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण। ये सब पढ़े थे। यहाँ पास ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। हम अपने अध्ययन के लिए सेल साइकिल को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है क्या आपका, एम फेज। क्लियर है। इंटरफेज में मुख्यतः हम लोग कितने चीज़ों को शामिल करते हैं, 3 चीज़ों को। जीवन फेज, कौन सा फेज, जीवन फेज। दूसरा कौन सा फेज, एस फेज। और तीसरा कौन सा फेज बोला हूँ, G2 फेज। क्या, G2 फेज। अच्छा, ध्यान से देखो, ये वाला जो अवस्था है, एस फेज अवस्था, कौन सा अवस्था, एस फेज। एस फेज अवस्था में क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डीएनए सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, जस्ट पहले वाला, इसको क्या बोलेंगे, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, ये बोल सकते हो।
अच्छा, ये डीएनए सिंथेसिस के बाद आ रहा है G2, तो इसको क्या बोल सकते हो, पोस्ट। बाद वाले क्या बोलते हैं, पोस्ट। तो इसको क्या बोलोगे, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। क्लियर है कि नहीं, ये समझ आ रहा है। कितना प्रवस्था में बांट दिया हम लोग, देखो तो इसको 3, ठीक है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो M फेज होता है, जो हमारा क्या होता है, M फेज। M फेज को कितने भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग, कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में। सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन बोलते हो जिसको, और दूसरा क्या होता है बोला हूँ मैं, साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है, केंद्रक का पूरी तरीके से, केंद्रक के अंदर जितने भी तुम्हारे क्या है डीएनए वगैरह है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा, और क्रोमोसोम कन्वर्ट होकर के सबसे पहले केंद्रक का क्या होगा, विभाजन होगा। इसमें कितना अवस्था बोला था मैं, 4। सबसे पहला कौन सा है, प्रोफेज, उसके बाद कौन सा है, मेटाफेज, उसके बाद कौन सा फेज है, एनाफेज, एनाफेज, उसके बाद कौन सा फेज है, टेलोफेज, टेलोफेज। यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, जंतुओं में अलग विधि से होता है, ठीक है ना, और पादप में अलग विधि से होता है, ठीक है। जंतु में कौन सा विधि आता है, चलो बताओ। जंतु में आता है खांच विधि। क्या होता है, खांच विधि, फरो मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें होता है क्या, कोशिका पट्ट विधि, सेल प्लेट मेथड, कोशिका पट्ट विधि या सेल प्लेट मेथड। यहाँ तक क्लियर है, इतना याद रहेगा क्या, ठीक है। अब इसका क्या पढ़ेंगे धीरे धीरे करके डिटेल। सबसे पहले ये याद रखना कि ये जो पूरा सेल साइकिल है वो किसके कंट्रोल में रहता है, एक चीज़ और जानना, जेनेटिक कंट्रोल में रहता है, जेनेटिक कंट्रोल में रहता है। सेल साइकिल किस में रहता है, जेनेटिक कंट्रोल में रहता है। और जेनेटिक कंट्रोल क्या है, हमारे शरीर का फैक्टर है वो, तो वो आंतरिक कारक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक कंट्रोल में है। मतलब क्या है, इंटरनल फैक्टर सेल साइकिल को क्या करता है, प्रभावित करता है, इंटरनल फैक्टर के कंट्रोल में रहता है पूरा सेल साइकिल। मतलब हमारा जीन डिसाइड करता है कि सेल डिवाइड करेगा कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया, देख लो अच्छे से, देखो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ें, क्या ये कंप्लीट हो गया आपका सेल साइकिल। अब इसके बाद हम लोग कल इसके टाइम के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना, कि कैसा कैसा टाइम लेता है। 1 मिनट ना, हाँ, तो टाइम के बारे में क्या बात कर रहे थे कि जो सेल साइकिल होता है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम कौन टेकन करता है, G1 फेज, उसके बाद S फेज, उसके बाद G2 फेज और उसके बाद M फेज। बता चुका था ये, G1 फेज, S फेज और G2 फेज और M फेज। M फेज में भी सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, प्रोफेज, उसके बाद कौन लेता है, मेटाफेज, उसके बाद कौन लेता है, टीलोफेज, और सबसे कम टाइम लेता है कौन, एनाफेज। तो सर्वाधिक लंबी प्रवस्था ये है, सर्वाधिक लंबी प्रवस्था, ठीक है। और सबसे छोटी प्रवस्था कौन सा है, एनाफेज, सर्वाधिक छोटी प्रवस्था, सर्वाधिक छोटी प्रवस्था। अच्छा, G1 फेज सबसे ज़्यादा टाइम क्यों लेता है, ये चीज़ याद रखना। देखो इतना जितना भी है ना, इन सभी को इंटरनल फैक्टर प्रभावित करता है। इंटरनल फैक्टर मतलब जीन के कंट्रोल में रहता है, ठीक है ना। तो इन सभी को, सब प्रवस्था को कौन प्रभावित करता है, इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। लेकिन एकमात्र कौन सा अवस्था है, G1 प्रवस्था, इसको एक्सटर्नल फैक्टर भी प्रभावित करता है, एक्सटर्नल फैक्टर भी क्या करता है, प्रभावित करता है। इस कारण सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, आपका G1 फेज। कभी भी पूछेगा कि G1 फेज जो रहता है वो ज़्यादा टाइम क्यों लेता है, क्योंकि उसको इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर भी क्या करता है, प्रभावित करता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कभी भी हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं ना, हैला सेल में कर रहे हैं, हैला सेल, इसमें हैला सेल। नॉर्मल सेल का एक कहानी ध्यान से सुनो। नॉर्मल सेल जो रहता है, मान लो ये एक कोशिका है, ठीक है, और इधर एक कोशिका, मतलब ये मान लो मेरा ये हाथ है, हाथ का ये स्किन है, ठीक है ना, यहाँ पास पूरा क्या है, लाइन से ऐसा कोशिका है। होता क्या है, मान लो यहाँ पास कुछ चोट लगा, चोट लगने के कारण यहाँ पास का कोशिका क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब इसको रिपेयर करना है, इस जगह को क्या करना है, रिपेयर। तो रिपेयर करने तो कोशिका विभाजन करने स्टार्ट करेगा, इधर से भी कोशिका विभाजन होगा, इधर से भी क्या होगा, कोशिका विभाजन, और लगातार कोशिका विभाजन ऐसे चलते जाएगा। जैसे ही एक कोशिका और ये दूसरा कोशिका, ध्यान दो, ये इधर वाला विभाजन हुआ, ये देख, ठीक है, विभाजन होते गए, ये आया, फिर इधर वाला आएगा, समझ रहे हो ना, ये। तो जैसे ही एक दूसरे को क्या करता है, ये टच करता है, कांटेक्ट करता है, तो एक दूसरे के वृद्धि को क्या कर देता है, रोक देता है। क्या कर देता है, रोक देता है। इस गुण को बोलते हैं हम लोग कांटेक्ट इनहिबिशन, संस्पर्श संदमन। स्पर्श किया जिससे क्या हो गया, वृद्धि संदमित हो गया, क्या हो गया, संदमित हो गया। इसको बोलते हैं कांटेक्ट, इंग्लिश नाम याद रखना, कांटेक्ट इनहिबिशन,
इनहिबिशन। हिंदी नाम भी बता दूं क्या, संस्पर्श, एक दूसरे को स्पर्श किए, संदमित कर दिए, संदमित कर देना मतलब रोक देना, ठीक है। तो कोशिका का जो वृद्धि होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ये एक नॉर्मल सेल का कहानी है। लेकिन जैसे जब कोई, ध्यान से समझना, जैसे ही कोई कैंसर से पीड़ित होता है, किससे पीड़ित होगा, कैंसर से, तो कैंसर पीड़ित होगा तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण होगा क्या, नहीं। और इसके कारण क्या होता है, ध्यान से समझना, ये गुण नहीं होगा, इसके कारण क्या होते जाएगा, इधर और ग्रोथ होते जाएगा, और इससे किसका निर्माण हो जाएगा, ट्यूमर का। किसका, ट्यूमर का। समझ आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मेरे को कोशिका चक्र का अध्ययन करना है तो कैंसर पीड़ित व्यक्ति का जो सेल रहता है उसको मैं लेता हूँ और उसमें देखते हैं। क्लियर है। एक सेल साइकिल कंप्लीट होने में एक मनुष्य में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का। कितना घंटे का टाइम लगता है, 24 घंटे का। यहाँ तक क्लियर है। और मैं एक और डाटा बताना चाह रहा था, यीस्ट में सेल साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 90 मिनट का। कितना, 90 मिनट का। तो कल इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। आगे बढ़ जाए क्या, ये कंप्लीट है, किसी कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब फेज का हम लोग को क्या देखना है, डिटेल देखना है कि सबसे पहले G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है। पहले इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसको M फेज को स्पेशल अलग से समसूत्री विभाजन करके पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, G1 फेज के बारे में, ठीक है। G1 फेज का परिभाषा देना रहेगा तो सबसे पहले क्या बोलोगे, G1 फेज का परिभाषा मान लो मेरे को देना है तो क्या बोल सकते हैं, या M फेज के बाद, या M फेज के बाद और S फेज के पहले आता है। यहाँ तक क्लियर है। ऐसे बोल सकते हो कि ये कौन से, M फेज के, M प्रवस्था के बाद व S फेज के पहले आता है। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बना सकते हो, चलो बताओ दूसरा पॉइंट क्या बना सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। डीएनए के संश्लेषण के पहले का होता है, तो लिख सकते हो प्री डीएनए सिंथेसिस फेज है ये, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज है, सिंथेसिस फेज है। अच्छा, तीसरा क्या लिख सकते हो, इसमें क्या होता है, कोशिका में ग्रोथ होता है। क्या होता है, सेल में क्या होता है, इसमें ग्रोथ होता है। इस फेज में क्या होता है, सेल में ग्रोथ होता है, वृद्धि करता है। और ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन और एंजाइम, ठीक है ना। प्रोटीन और एंजाइम का क्या होता है इसमें, ज़रूरत। प्रोटीन और एंजाइम का यदि ज़रूरत है, प्रोटीन और एंजाइम किससे बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से। तो यहाँ पास सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ कि यहाँ ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत है क्या। ये चारों पॉइंट देखो तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी याद रखना कि यहाँ पर संरचनात्मक घटक का निर्माण होता है। इस फेज में संरचनात्मक घटक जैसे ER वगैरह है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, समझ रहे हो ना, इन लोगों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये पॉइंट IMP है, एक दो बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, ये क्लियर है, क्या क्या चीज़ होता है, कौन से फेज में के बारे में पढ़ रहे हो अभी तुम लोग, G1 फेज के बारे में। अच्छा, इस फेज को इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों फैक्टर प्रभावित करता है, बोला हूँ मैं। एक्सटर्नल फैक्टर भी प्रभावित करता है प्लस इंटरनल फैक्टर भी क्या करता है, प्रभावित करता है। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर दोनों क्या करता है, प्रभावित करता है। क्लियर है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर क्या करता है, प्रभावित करता है। अच्छा, याद रखना G1 के बाद, G1 फेज है, ठीक है, इसके बाद कोई कोशिका को S फेज में भेजना है कि नहीं, ठीक है ना, S फेज में भेजना है कि नहीं। यदि DNA में कोई डैमेज रहेगा तो पहले तो वो क्या करेगा, इस फेज में रिपेयर करेगा। वरना मान लो यहाँ पास DNA में कोई गड़बड़ी है और मैं डायरेक्ट यहाँ भेज दिया तो वो जैसा गड़बड़ी रहेगा वैसे सेम टू सेम फोटोकॉपी बना देगा। जैसे तुम लोग फोटोकॉपी करवाने जाते हो तो कोई गलती है कि नहीं पहले चेक कर लेते हो ना, वरना फोटोकॉपी करवाओगे तो गलती ही वाला प्रिंट निकलेगा। तो यहाँ पास क्या होता है, DNA का डैमेज रिपेयर होता है। क्या होता है, DNA डैमेज रिपेयर होता है। तो G1 फेज में क्या होता है, क्या लिखोगे, DNA डैमेज रिपेयर होता है, DNA डैमेज रिपेयर होता है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पास क्या रखता है, चेक पॉइंट रहता है, ठीक है, कि आगे भेजूंगा तो कोई भी गड़बड़ी वाला सूचना जाना नहीं चाहिए, वरना फोटोकॉपी हो जाएगा। और जो एक कोशिका है फिर वो 2 कोशिकाओं में गड़बड़ी रहेगा, फिर वो 2 से 4, तो पूरा हालत खराब हो जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पास क्या रहता है, G1 चेक पॉइंट, G1 चेक पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है, क्या रहता है, G1 चेक पॉइंट। P53 नाम रखते हैं, P53।
क्लियर है, ये जांच करता है। कैंसर ग्रस्त यदि कैंसर वाला रहेगा कोई कोशिका तो उसको नष्ट कर सकता है। अब ध्यान देना, अब ये जब जीवन अवस्था खत्म होता है, ध्यान देना ना, कौन सा अवस्था, जीवन अवस्था, तो 3 विकल्प होता है इसके पास, कोशिका के पास, ठीक है। कोई भी कोशिका है उसमें सबसे पहले जीवन अवस्था होगा ही होगा, ठीक है। अब जीवन अवस्था के बाद उसके पास कितना विकल्प रहता है, 3 विकल्प। जीवन प्रवस्था के बाद, ध्यान देना ना, जीवन प्रवस्था के बाद, प्रवस्था के बाद कोशिका के पास, कोशिका के पास कितना विकल्प है, 3 विकल्प। सबसे पहला कि वो यहीं पास रुक जाए, परमानेंट हो जाए सेल, ठीक है ना, और आगे वृद्धि ना करे। सबसे पहला विकल्प क्या है, सेल क्या हो जाए, परमानेंट हो जाए, स्थायी हो जाए और वृद्धि ना करे, ठीक है। दूसरा ये विकल्प है कि ये जीवन के बाद आगे बढ़ जाए, कौन से अवस्था में, एस प्रवस्था में चला जाए, ठीक है। कौन से प्रवस्था में चला जाए, एस प्रवस्था में, एस प्रवस्था में चले जाए। और तीसरा विकल्प रहता है जी नॉट फेज में जाए। अब ये नया चीज़ आ गया, जी नॉट फेज, जी नॉट फेज में चले जाए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब जी नॉट फेज क्या होता है, ध्यान से देखो, नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो कोशिका रहता है अपने आप यदा कदा इधर उधर क्या होते रहता है, विभाजित होते रहता है। लेकिन कुछ कोशिकाएं रहती है, कौन कौन सी कोशिकाएं, हार्ट का सेल है और तुम्हारा नर्व सेल है, ये विभाजन नहीं करता, ये विभाजन करता नहीं है। हार्ट सेल विभाजन नहीं करता और ना ही नर्व सेल विभाजन करता है। मतलब इसमें जीवन प्रवस्था होता है तो एस प्रवस्था में ना जाकर के कहाँ चला जाता है, उल्टा जी नॉट प्रवस्था में। और इस अवस्था में आकर के ये क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थायी। याद रखना ये विभाजित नहीं होगा, जी नॉट फेज में विभाजन नहीं होता, विभाजित नहीं होगा, लेकिन ये उपापचयी रूप से सक्रिय होता है। मेटाबॉलिक क्या रहता है, एक्टिव रहता है। उपापचयी रूप से क्या होता है, सक्रिय। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ना, ठीक है। ये विभाजन नहीं करता तो जिंदा कोशिका है कि नहीं, जीवित कोशिका है, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक यानी कि एक्टिविटी क्या रहता है, चलते रहता है। ये पॉइंट याद रहेगा। उपापचयी रूप से जी नॉट फेज में क्या रहता है, कोशिका सक्रिय रहता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें, आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया कौन सा फेज आपका, जीवन फेज, और कौन सा फेज, जी नॉट फेज। जी नॉट फेज किसके लिए बोला हूँ मैं, हार्ट सेल और नर्व सेल, क्लियर है ना। कोशिका जब, ध्यान समझना, एस प्रवस्था में ना बढ़ करके, एस प्रवस्था में ना बढ़ के रुक जाए, ठीक है, और विभाजन ना करे, लेकिन उपापचयी रूप से क्या हो, सक्रिय हो, तो उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, जी नॉट फेज। क्या बोलेंगे, जी नॉट फेज। यहाँ तक क्लियर है। अब ये कहानी खत्म हो गया, अब बात करते हैं किसका, एस फेज का। किसका कहानी, एस फेज। क्या होता है एस फेज, चलो ध्यान देना, एस फेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल देते हैं, ठीक। चलो इधर ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, समझ तो आ जाएगा वैसे, ठीक। चलो देखो एस फेज के बारे में, अब देखो, ठीक। एस फेज के बारे में क्या बोलोगे, यह G1 व G2 के मध्य की प्रवस्था है। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, G1 व G2 की मध्य की प्रवस्था है। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा क्या चीज़ बोलोगे, इसे डीएनए सिंथेसिस फेज बोल लेते हैं, डीएनए सिंथेसिस फेज कहते हैं, डीएनए सिंथेसिस फेज कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा एमपी यहाँ डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है या रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकृतियन, प्रतिकृति बोलते हो ना, फोटोकॉपी, प्रतिकृतियन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यहाँ तक याद रहेगा। अच्छा, और इस फेज में क्या होता है, जो सेंट्रियोल पढ़े थे, याद है, सेंट्रियोल ही क्या बनाता है, सेंट्रोसोम। क्या बनाता था, सेंट्रोसोम। इसका क्या होगा, द्विगुणन होगा, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। ऑब्लिक कर सकता हूँ, दोनों एक ही है, मतलब दो ठोक सेंट्रियोल मतलब एक सेंट्रोसोम का क्या होता है, द्विगुणन होता है, द्विगुणन होता है। क्लियर है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम का यहाँ पास क्या होता है, द्विगुणन होता है। अच्छा, उसके साथ साथ क्या बोला था मैं, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लियर है, एस फेज के बारे में इतना चीज़ जानना जरूरी है। अच्छा, इसको कौन प्रभावित करता है बोला हूँ मैं, इंटरनल फैक्टर। कौन प्रभावित करता है, इंटरनल फैक्टर। क्लियर है। सेकेंड लार्ज टाइम लेता है सेल साइकिल का, सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, G1, और सेकेंड लार्ज टाइम कौन लेता है, एस फेज।
यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, एस फेज जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपका कौन सा फेज आएगा? G2 फेज। इसके बारे में क्या लिखोगे? चलो बताओ आप। G2 फेज का पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट क्या होगा G2 फेज का? एस प्रवस्था के बाद व एम प्रवस्था के पूर्व की अवस्था है। एस प्रवस्था के बाद व एम प्रवस्था या एम फेज के पूर्व की क्या है? ये अवस्था है, पूर्व की अवस्था है पहला। इसे क्या बोलते हैं? पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज बोलते हैं। डीएनए का सिंथेसिस हो गया है तो पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज कहते हैं, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज कहते हैं, ये लिखोगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना है, ध्यान देना। यहाँ पास तुम लोग पहले वाले में क्या पढ़े थे? ध्यान से समझो। पहले में क्या पढ़े थे? सेंट्रियोल डबल होता है, हिस्टोन प्रोटीन डबल होता है। एक चीज़ यहाँ पास याद रखना है, यहाँ ट्यूबलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? ट्यूबलिन प्रोटीन का। ट्यूबलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है या निर्माण होता है। ट्यूबलिन प्रोटीन क्या करता है? ध्यान से समझना। ट्यूबलिन प्रोटीन जो रहता है तरकु तंतु बनाएगा। क्या बनाएगा? तरकु तंतु का निर्माण करता है, जो स्पिंडल फाइबर बनाएगा खींचने के लिए। ठीक है, तो तरकु तंतु का निर्माण करने के लिए किसका निर्माण होता है? यहाँ पास ट्यूबलिन प्रोटीन का। कुल मिलाकर के ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? एम फेज के लिए तैयारी करवा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? एम फेज के लिए तैयारी। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, सेल साइकिल में तुम लोगों को क्या बोला था? कंटिन्यूअस प्रोसेस है बोला था। जो सेल साइकिल है पूरा का पूरा क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, चलो ध्यान दो। सेल साइकिल जो है वही क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है बोला हूँ मैं, यानी कि लगातार चलते रहता है ये। ठीक है, तो इसमें जो इंटरफेज है, कौन सा फेज? इंटरफेज। और एक कौन सा फेज होता है? एम फेज। तो जो इंटरफेज है इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग फेज। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज मतलब छोटा है ऐसा नहीं, रेस्टिंग फेज मतलब एकदम धीरे धीरे आराम करते हुए चलता है। समझ रहे हो ना? पूरा तुम ही लोग सोचो ना, 24 घंटा का 23 घंटा ये खाता है, और ये क्या करता है? केवल 1 घंटा, यानी कि ये फास्ट है और ये क्या है? स्लो है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो याद रखना, इंटरफेज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है ना, रेस्टिंग फेज किसे कहते हैं? इंटरफेज को। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वाधिक टाइम लेता है किसका? आपका सेल साइकिल का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? ठीक है, देख लो भाई एक बार, कोई दिक्कत है तो बताना। ठीक, चलो।